पाकिस्तानी विद योर वीकली प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक। आज हम दोबारा जो कि पिछले 3 माह से कोरोना वायरस की एक वबा हमारे पाकिस्तान के अंदर और यूके के अंदर चल रही है, उसी के ऊपर भी बात करेंगे। मगर उसके साथ के साथ एक नई डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुई है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं इब्रार मीर साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन। उनके साथ हम डिस्कस करेंगे काजी फाइज ईसा का केस, और साथ के साथ जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोरोना वायरस के ऊपर एक जो लाहे अमल है उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो लाहे अमल दुरुस्त है या इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। इसके साथ साथ हमारी पाकिस्तानी अवाम का इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है कि वो जो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं हमारे ताजर हजरात और हमारे डॉक्टर हजरात, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो कि 4:30 पे शुरू होगा, हमारे साथ डॉक्टर इमरान गोहर साहब शिरकत करेंगे और उनके साथ हम जो पिछले वीक से अब तक की जो नई डेवलपमेंट्स हमारी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हुई हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कोरोना वायरस के ऊपर मज़ीद हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम में जो शमूलियत करने पर शुक्रिया अदा करूंगा और उनको वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मीर साहब, इब्रार मीर साहब। जी वालेकुम सलाम कामरान वास राजा साहब, आपको और आपकी रवाइव टीम रेडियो की पूरी टीम को मेरा प्यार भरा सलाम, आपके देखने सुनने वालों को भी बड़ी सर शुक्रिया। मैं इब्रार मीर साहब के मतलब बताता चलूँ कि मेरे से पहले भी ये प्रोग्राम में काफ़ी शिरकत कर चुके हैं, मगर ये वीडियो कॉल के अंदर हमारी पहली शिरकत है। और इब्रार मीर साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के जो हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जो जिस वजह से मैं इनको ज़्यादा प्रेज़ करता हूँ वो कॉलम निगार हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो इब्रार मीर साहब, आज हम सबसे पहले जो काजी फाइज ईसा का केस है उसके ऊपर थोड़ा सा 10 से 15 मिनट बात करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि ये जो काजी फाइज ईसा का जो कोर्ट के अंदर जजमेंट आया है जिसके ऊपर अब हम डिस्कस कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एक राइट जजमेंट है और आगे इस जजमेंट का क्या असरात होंगे हमारे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, अदलिया के ऊपर? राय साहब, हमारे लोगों का तो खैर से इतना वो नॉलेज हो चुका है पाकिस्तान में, क्योंकि मतलब इतने अरसे से वो हमारे स्टमक में चीज़ें चली गई हैं कि हम मुकदमा शुरू होने से पहले, मुकदमा होने के दौरान और मुकदमा होने के बाद के नताइज जो है ना पहले ही हम छाप देते हैं, दे देते हैं कि ये होगा और ये होना है। क्योंकि तजर्बा हो गया है, ये मार्शल्लाह देख के, ये मेरे अजीज हमवतनों देख के, ये जजेस जुडिशरी का भी जुडिशरी गर्दी भी देखी, वकला गर्दी भी देखी, सारा कुछ हर इदारे में ये गलत काम होते हैं, सियासतदानों में भी हर जगह पे। लेकिन आपको पर्टिकुलर जो है वो जो फैसला आया है तो काफी मायूसी भी हुई है लोगों को। अब इसमें से हर बंदा अपने अपने मतलब का ना वो निकाल रहा है, ठीक है, शॉर्ट ऑर्डर है अभी। जब ये लॉन्ग आएगा ना, लॉन्ग अगर आया उस तरीके से कि जिस तरीके से जजेस ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स वो कमेंट्स जो अपने दे रहे थे ना, अगर उनको उस लॉन्ग ऑर्डर में रिफ्लेक्ट कर दिया तो देन इट विल बी अ डिजास्टर। लेकिन मुझे लग नहीं रहा डिजास्टर, इसलिए कि उन्होंने ये एक नया एक और टर्मिनोलॉजी निकाली है नजरिया जरूरत की, कि उन्होंने हुकूमत को भी बचा लिया, जज को भी बचा लिया और चले जी मिट्टी पाओ आगे टरो। नहीं तो आपका ख्याल है कि इस जजमेंट में इनको चाहिए था कि जो जुडिशियल रेफरेंस जिन्होंने बनाकर भेजा है उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी? वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती थी? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकती। वो तो वैसे भी वो भी तो इम्यूनिटी होती है, वो तो कोई उनपे क्रिमिनल केस नहीं बन सकता। लेकिन इस पे देखें 1996 में भी शहीद पे भी एक इल्जाम लग गया था, वो जस्टिस ह्यूम की वजह से, तो वो जिनके भी काम थे। लेकिन उन्होंने इसमें कमेंट्स भी दिए हैं कि हुकूमतें भी जा सकती हैं। बात यह है कि वो एटलीस्ट एक वर्जन तो देना, किसी को पकड़ना ये उनका काम नहीं है। उन्होंने जैसे शहजाद अकबर का कहा कि ये किधर से आया, तो इसको तो होना ही नहीं चाहिए, वो हटा तो नहीं सकते ना। लेकिन उन्होंने एक अपना माइंड तो बताया ना कि ये चीजें हो रही हैं हुकूमत में। एक जज ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि आपने एहतसाब को पाकिस्तान में पता नहीं क्या मजाक बना दिया या क्या बना दिया, इस तरह के भी अल्फाज उनके थे। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा एक डट गए अपनी जगह पे और लीगल फर्टेनिटी उनके साथ है। लेकिन वो चौधरी इफ्तिखार वाली जो थी ना उसका रिजल्ट, कि वो पहले क्या थे बाद में क्या,
अब लोग शायद इस वजह से इतना आगे आते नहीं कि ये भी कल को कहीं वही ना बन जाए, यू नेवर नो। तो हाँ, तो ये सच्ची बात है। हाँ, उसूल पे वो खड़े हुए हैं, वो बात ठीक है, और उसके लिए और लोग उनके साथ हैं, उसके लिए उनके तो लोग। वो डर आ गया। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है, जो फैजाबाद धरना दिया गया था, जी जी उससे पहले काजी फाइज ईसा को मेरे ख्याल में दुनिया इतनी नहीं जानती थी, मगर जब जी जो फैजाबाद का धरना हुआ और फिर जी काजी फाइज ईसा ने जजमेंट दी, तो जी। उस जजमेंट की बेस के ऊपर आप समझते हैं कि ये सारे का सारा जुडिशियल रेफरेंस बनाया गया? आपका यही यही बेस ख्याल है? वही है सर, बेस वही है। मगर और जुडिशियल रेफरेंस के अंदर उस चीज को मेंशन नहीं किया गया। नहीं, वो नहीं मेंशन नहीं कर सकते ना, वो हम्म, उसका उन्होंने बदला लेने के लिए ये चीजें की हैं कि आप वहां पे हम्म, आपने हमारे साथ ये किया है, तो आए हम आपको इस तरह मिलते हैं। देखिए, वो अपनी जगह पे उनकी बात थी, अब ये जो किया खुद ही ये मेलाफाइडी, इनकी इंटेंशन, इल इंटेंशन हम्म, शो हो गई है। अब कोर्ट ना हम्म, भी कहे तो वो शो हो चुकी है, अवाम हम्म, जान चुकी है, ठीक है, कि क्यों इनको वो इस लेवल पे, क्योंकि उनको ये डरा गया था कल को ये चीफ जस्टिस बनते हैं जो उनका टाइम आएगा सीनियरिटी के हिसाब से, तो ये तो हम्म, हमारे बैंड बजा देंगे, जिस तरीके से चौधरी हम्म, इफ्तिखार ने भी किया था। तो हम्म, जुडिशरी से भी उनको अभी आपका मीडिया भी बिल्कुल फिनिश है, आपके हम्म, जो है ना सियासतदानों को भी उन्होंने नैबिस्तान करके अंदर किया हुआ है। और हम्म, वो कहीं फाशिज्म इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में कि वो कहीं बोलने वाला बंदा बख्शते नहीं है, चाहे वो मजहबी दारों में हो, सियासी में हो, समाजी में हो, कहीं हो, वो कोई नहीं, कोई उसके हम्म। ये बख्शिश नहीं है। यानी कि अच्छा, फिर इससे एक चीज जो अभी आपसे जो मैंने बात की, तो ये चीज तो वाजे हो गई कि ये जुडिशियल रेफरेंस जो है कि ये था ही, ये बदनीयती के ऊपर मबनी, इसके अंदर वैसे ही कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि ये उस केस के फैसले के बाद इनके ऊपर किया गया था। तो अब जो फ्यूचर के अंदर ये जो इन्होंने जजमेंट दी है, चले वो तो हमने मान लिया कि इन्होंने बदनीयती की, गवर्नमेंट ने जी बदनीयती की, जिसके अंदर हमारी जो भी थे, जैसे बैरिस्टर जो पहले मुशर्रफ के साथ रहे थे, फिर एमक्यूएम के साथ रहे, और अब फिर इनके साथ थे, तीनों का वैसे इन्होंने हिसाब किताब एक जैसे ही कर दिया। तो इसके बाद जो इन्होंने जजों ने जो फैसला दिए वो भी कोई खुश आयन नहीं है। आप समझते नहीं है कि जैसे नवाज शरीफ का फैसला दिया गया था और फिर मिठाइयां बांटी थी, इन वकीलों ने मैं अभी मिठाइयां बांटी हैं, और बाद में जब ये एफबीआर के अंदर इनकी स्क्रूटनी होगी और ये फारिग हो जाएंगे सारे के सारे, फिर दोबारा। कामरान नवाज राजे साहब, यही तो मैंने मेंशन किया है कि मायूसी हुई उस फैसले से ना, कि हम्म, इन्होंने मतलब वो, और फिर वो जेआईटी नवाज शरीफ के जमाने में हम्म, बनना, और फिर हम्म, बात करप्शन की करना और सजा हम्म, देना अकामे पे, ये मतलब दो हम्म, मुख्तलिफ चीजें हैं, ये बिल्कुल हम्म, मिलती नहीं है ना। तो हम्म। ये मतलब इब्रार मीर साहब कह रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं। नहीं नहीं, ये काफी हमने काम। देखे ना, बेसिकली नवाज शरीफ साहब को सैयद खुर्शीद शाह साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, हम्म, हमने पार्लियामेंट पे कहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि मियां साहब इस पे आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं, कोर्ट्स में ना जाए, आप फंस जाएंगे। ये मियां हम्म, साहब को जो अपने उनके इर्द गिर्द थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, अभी भी उनके इर्द गिर्द है, उन्होंने कहा नहीं जी लोग भूल जाएंगे, आप आए उधर, अब क्लीन चिट लेके आए। वो क्लीन चिट भी आपको पता है अपनी मर्जी से मिलती है, जिसको हम्म, मिली ठीक है, जिसको नहीं देनी। तो वो वहां पे मियां साहब खुद फंस गए अपने ही एक जाल में, और हम्म, मियां साहब को ये था। अभी देखे ना कितना जुल्म है, मैं तो जुल्म हम्म, करूंगा, मैं ये नहीं नून पीपल्स पार्टी पीटीआई नहीं, कि मियां साहब एक लेटर देते हैं कतरी का, तो उसको कहते हैं जी कतरी का लेटर, वो कतरी जिंदा भी है, यहाँ से इमरान साहब बैंक फौत भी हो चुके हैं, बंद भी हो चुके हैं, उनका लेटर बगैर तफ्तीश के माना जाता है। हम्म। तो इसका ये मतलब है देखे ना। हमारी कोर्स, डिस्पाइट हम ये देखें कि किसकी गवर्नमेंट है, हम नवाज शरीफ, मैं हकीकत में बताऊं, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता, मगर फिर भी ये कहता हूं कि मैं अगर सिस्टम के ऊपर बात करता हूं, तो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, वो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे पा रही हैं। नहीं, देखे ना ना कोर्ट्स उन्होंने में। ना उन्होंने फर्ज करे कि अब जस्टिस कायम अली शाह का, जैसे मैं चौधरी इफ्तिखार साहब है, जो सहाफ़ी हैं बहुत बड़े, आप जानते हैं उनको, उनका मैं जस्टिस कायम अली शाह साहब हैं आई थिंक, उनका इंटरव्यू चेक कर रहा था और उनसे पूछा गया था कि क्या जो जजेस हैं वो अंडर प्रेशर फैसले देते हैं, और ऐसे फैसले देते हैं जो कि उनको कहा जाता है कि आप इस किस्म के फैसले दें। तो उन्होंने बड़ा वाजे वीडियो बयान के अंदर कहा कि जज को सम टाइम ऐसे फैसले देने पड़ते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, है नहीं? ये जो जस्टिस सज्जाद अली शाह पहले जो थे फोत हो गए वो। नो, जो कायम अली शाह था, सॉरी, जस्टिस सज्जाद अली शाह आई थिंक, या एक तो सज्जाद अली शाह, एक दूसरे जिन्होंने बड़ा वादे कहा था, मैं चेक करता हूँ अभी इंटरनेट के ऊपर।
ये भी है कि जो जजेस हैं ये अंडर प्रेशर होते हैं, इन्होंने अपनी नौकरी बचानी होती है और नौकरी बचाने के चक्कर में ये जो ये मैं यही कहने लगा था, नौकरी तो एक अलग बात है, वो भी इंसान है, उनकी भी फैमिलीज हैं, खाली नौकरी नहीं होती सर, उनको पता नहीं फैमिली की थ्रेट होती है, किस चीज की थ्रेट होती है। फिर उनको अब तो ये नया फाशिज्म आ गया है कि उनको जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की बात कर रहा हूँ, हाँ, जस्टिस नसीम ना जस्टिस नसीम हसन शाह, वो भी फौत हो चुके हैं, जिन्होंने भट्टो हाँ, साहब के केस का फैसले में कहा था कि गलत फैसला हुआ है। वो उन्होंने कहा था मुझे डिसेंडिंग नोट लिखना चाहिए था। इफ्तिखार साहब ने उस प्रोग्राम में उन्हें कहा कि अगर आप डिसेंडिंग नोट लिख देते तो क्या बनता, तो उन्होंने कहा तारीख बदल जाती, भुट्टो जिंदा होते। ये उसी प्रोग्राम का मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, वो आजकल तो फाशिज्म इस हद तक पहुंच गया पाकिस्तान में, बदल गया ना पाकिस्तान, वो पुराना तो रहा नहीं है कि जजेस को भी बड़ी-बड़ी पोस्टों पे, जो साबिक जज है, अब नैब के जिस तरह चेयरमैन है, फीमेल के थ्रू उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी कोई वीडियो बना के ये वो, और रख ली जाती है कि भाई बोलोगे तो ये होगा। फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। किधर जाएंगे? ये क्या फाशिज्म है? मुझे बताएं, आप इंसाफ मांगते हैं, वो अपने आप को बचाते फिरते हैं, किस तरह किसी को इंसाफ देंगे? बिल्कुल ऐसी वजह। नैब की एक वो वीडियो आई थी, उसके बाद वैसे उनको तो एक जज, एक साबिक जज होने की हैसियत से भी उस वीडियो के बाद जैसी भी वीडियो थी उनको रिजाइन करना चाहिए था, मगर उन्होंने रिजाइन भी किया। कामरान राजा साहब, फयाजुल हसन चौहान जमात इस्लामी में पहले होते थे, पीटीआई में आए, बड़े बारिश, बड़े मजहबी बंदे हैं, लेकिन उनकी हरकतें देखें कि राय हक नवाज समथिंग लड़का है, यंग जर्नलिस्ट है, बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, उसने मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में कहा कि ये चीजें मैंने देखी भी है, ये फयाजुल हसन चौहान ये काम करता था, मैंने वीडियो देखी है चौधरी फवाद की, और भी तो ये फयाजुल हसन चौहान ये हरीम शाह को लोगों तो इसका मतलब सर जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इधर से, इसका मतलब ये है कि हमारे सारे जजेस जो हैं, सारे, अगर मैं कहना शुरू कर दूं, सारे जजेस, इसका मतलब ब्लैकमेल हो रहे हैं और कोई भी फैसला मेरिट पे नहीं हो रहा। अगर ये बात है तो फिर इसका मतलब नवाज शरीफ का फैसला भी गलत हुआ, और जो दूसरे फैसले हुए जैसे देखिए सारे नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि जो आप जहाँ पे मतलब आप चेंज लाते हैं ना जब डिसीजन में, वो अभी इस फैसले में अभी ईमान की रत्ती है, इसको हम बिल्कुल बिन में नहीं फेंक सकते। एक बात कि 3 जजेस ने जो बातें की है ना इसमें, वो बड़ी वैल्यूएबल है। अगर वो 3 जजों के साथ जो 2 हट गए हैं, 5 थे पहले, आपको पता है 5 या 6 थे, तो ये वही भट्टो साहब वाली बात हुई कि भट्टो साहब के वक्त जो थे अपना 9 जजेस थे, और 2 को के 3 को जबरदस्त, 4 को जबरदस्ती किसी को इधर उधर भेज के फिर 7 रहने दिया गया, फिर 4-3 से फैसला करवाया गया। अगर वो 9 का 9 पूरा वो पैनल होता तो भट्टो साहब को कोई सजा नहीं होती, उनको किसी को जबरी रिटायरमेंट पे छुट्टी पे भिजवा के तो 7 रखे गए। 7 में से अभी यही इधर भी हुआ है कि ये फैसले से पहले जब उन्हें एक सेंस पता चल जाती है ना, पल्स पता चल जाती है। अब आपको ये पता है, ये मुफ्त के जो वफाक के वजीर थे, मुफ्त के, ये कभी एकदम वजीर बन जाते हैं, वफाक के वकील थे, वजीर कह रहा हूँ, कभी वकील बन जाते हैं, कभी वजीर, ये फौरन बाहर आके ये फोन किया करते थे किसी को कि अंदर ये हो रहा है, ये जैसे इन्हें गैप मिलता था तो उन्हें पल्स तो पता चल जाती है। तो फिर ये जो 7 या 6-4 का जो था ना, जो जिन्होंने ठीक फैसला करना था, वो बेचारे रह गए 3, वो तोड़े गए हैं। ये आप पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लें, इस पे टीवी पे नहीं आएगा, ये जो अब जो बेहतरीन सोशल मीडिया इस वक्त चल रहा है, उसके ब्लॉगर बन चुके हैं, वो अच्छे जर्नलिस्ट थे, वो बेचारे मजबूरी में ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर बन चुके हैं। मैं उनके प्रोग्राम हर किस्म के देखता हूँ, तो ये एक चीज सर पब्लिक में है। तो चलें सर जी, इससे आगे चलते हुए आजकल जो हम कोरोना वायरस की एक वबा पाकिस्तान के अंदर चल रही है, और इसी बिहेवियर को, जो हमारे जजेस के अंदर बिहेवियर है कि वो एक इंसाफ के उसके ऊपर बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, और उसके ऊपर भी उनको वो प्रेशर होता है कि आपने इंसाफ, एक सिलेक्टेड इंसाफ देना, जो लिख कर दिया जाए कि ये वाला इंसाफ आपने करना है, वैसे इंसाफ नहीं करना। मगर इसी बिहेवियर को हम देखें तो आप आगे हम चलते हैं अपनी कौम की तरफ, कि अब कोरोना वायरस की वबा है, एक आफत आई हुई है, हम इसे अल्लाह का अजाब नहीं कहेंगे, इसको एक आफत कहेंगे, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां इस वक्त आपको खबरें मिल रही हैं कि फौत हो चुकी हैं। जैसे आज एक खबर आई कि कायद-ए-आज़म के जो नवासे हैं, उनकी भी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई, और कुछ आलिम दीन हैं जैसे मुफ्ती नईम साहब, और एक दूसरे हैं तालिब जोरी साहब, और इसी किस्म के दूसरे लोग हैं, उनकी भी वफात हुई है।
और ये है कि हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि इस वक़्त एक अल्लाह ताला का मैं अज़ाब का लफ़्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, मगर समझ लेंगे कि एक आफ़त अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई है और एक वाज़े निशानी है। जी। उसके बावजूद हमारी कौम जो है, वो उसको खौफ नहीं आ रहा और वो बददयानती की इंतहा को पहुँची हुई है। अगर कोई इंजेक्शन 3 से 4,000 का मिलता था, वो इस वक़्त 5 से 6 लाख का हो गया है। जो आपको प्लाज़्मा की बोतल लोगों को फ्री देनी चाहिए थी इस किस्म के हालात के अंदर, वो 5 से 6 लाख की बिक रही है। और डॉक्टर हज़रात जो हैं, तमाम का नहीं मैं कह रहा, डॉक्टर हज़रात जो हैं, वो पैसे बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि नीचे हमारी कौम भी तो इसी किस्म की बददयानत कौम है, तो हमारे जजेस भी अगर इस किस्म के हैं तो फिर ऐसे ही होंगे ना, कौम नहीं, बददयानत है, तो लीडर नहीं भी देखिए, बददयानत आएँगे, ये भी इस किस्म के लोग भी बददयानत ही मिलेंगे। मेरे ख्याल में हम हार्श ये स्टेटमेंट ड्यू अपॉलजी मैं कहूँगा कि कौम को हम बददयानत हम सारी किसी भी कौम को नहीं तबके कह को रहा मैं। नहीं, वो जब आप कौम कह रहे हैं, आप कहें कि उसमें एक मतलब एक अक्सरियत मेजॉरिटी गालिब कह सकते हैं। हाँ, मेजॉरिटी हाँ, मेजॉरिटी एक है, मुआशरे में ये चीज़ है हमारे। और ये जो आप महँगाई कह रही हैं, इधर-उधर की बातें, ये यूके में भी हुई हैं सर, यहाँ पे भी चीज़ें महँगी कर दी गई हैं। लेकिन वो चीज़ें ठीक किस तरह हुई हैं कि यहाँ पे कंट्रोल था, हुकूमत ने उसको कंट्रोल किया है। जब हुकूमत वहाँ पे सरेंडर कर देगी और पहले कहेगी जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पहले कन्फ्यूजन फैला के फिर अवाम को नहीं जी हमारे पे प्रेशर है, खोल दिया और उसके बाद आप अवाम को मूरत इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तो गलत है। अवाम को तो एजुकेट करना है ना। अवाम ने आपके खिलाफ कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई हमले नहीं कर दिए। आपको तो डॉक्टर हुकूमत से कहाँ पे गलती माफिया हुई थी? आप कह रहे हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, तो कहाँ पे गलती हुई थी मैं हुकूमत से? बताता हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, डॉक्टरों ने माफ़िया माँगी हर तरफ से, हुँ, सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, सारे डॉक्टर्स उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए हमें अस्पतालों के बाहर लोग हो जाएँगे अगर आपने ये नहीं किया। गलती सर ये हुँ, हुई है पहली कि हमने बहैसियत कौम पहला स्टेप सही नहीं उठाया। जो आप जितनी आप 10 स्टेप उठा रहे हैं इकट्ठे, अब नहीं होगा। हुँ, जो पहला गलत उठाया हुआ है ना, वो इस हुँ, बीमारी की सूरत में ये था, इस वबा की, कि हम बहैसियत कौम शुरू में जब ये हुँ, फैलने लगी थी या शुरू हुँ, हुआ था, उस वक़्त 14 दिन, 21 दिन कोई भी लॉकडाउन करते, कोई गरीब भी नहीं रहता, कोई मरता भी नहीं हुँ। और कोई इकॉनमी भी खराब नहीं होती, वो हम नहीं किया हमने। अब ये फैल चुका है, अब इसको ठीक करने के लिए सर हमारा पाकिस्तान ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे हो जाएगा। आसान बात नहीं है। हुँ, गवर्नमेंट की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसके हुँ। ऊपर यकीन करें, हमुदुर-रहमान कमीशन जैसा या किसी भी कमीशन जैसा वो बन जाए ना एक कमीशन इस पे, तो आप सर वैसे पाकिस्तान में तो कमीशन बनाना मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। सर, नहीं होते हैं ये, नहीं हमूदुर सर, कमीशन का क्या बना? मॉडल टाउन के अंदर नहीं, 17 नहीं, नहीं, बंदे नहीं, मार नहीं, दिए, नहीं सर कुछ नहीं आते बना। हैं। नहीं, मॉडल टाउन का भी आया है, जैसे वाक़ई कुछ भी रिसर्च नहीं हुई बना है, ना वो इनका। आती हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन होना डिफरेंट होती है, कमीशन की रिपोर्ट्स भी आती हैं। ये ना करें, हम वो जनरली कहते हैं कुछ ना कुछ आई है। देखिए, नवाज़ शरीफ का किस में कमीशन में ही हुआ, गलत हुआ, फैसला सही हुआ, हुआ तो ना। तो ये चीज़ें हुँ, होती हैं। अभी जब ये चीनी का बना, तो रिपोर्ट तो आई, पब्लिक हुई, लीक पहले हुई थी, इन्होंने बाद में कहा कि आप पब्लिक कर देते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। तो हुँ, अब हुँ, उसका फैसला उस तरह नहीं कर रहे। पता लग गया कि अपने सिर्फ जहांगीर तरीन को भगाना था, उसको पीछे करना था, वो बदला लिया, चले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो भी आप कहें, चले अच्छा बुरा बनते हैं, लेकिन अगर बने तो ये हुकूमत जो है ना, 5-7 आदमी प्राइम मिनिस्टर समेत, ये बिल्कुल जनाब ये उसमें आएँगे, पकड़े जाएँगे या इनको वो मुर्द इल्ज़ाम होंगे। ये बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है। वरना देखिए, आप किसको कहेंगे कि अवाम को कहते रहेंगे कि अवाम ने यूँ किया। आपकी हुँ। वज़ीर सेहत कहती हैं कि जी लौरिये और ये पता नहीं कोई अजीब कौम है। भैया आपने ईद के दिनों में और कोई कह रहे हैं, सुपर उन्होंने बताया कि लाहौरी जाहिल हैं। ये बताया, वो उन्होंने तो खुद पूरी कह कौम दिया को ना कहा कि है। वो पता नहीं अजीब कौम है, ये भी कह दिया कि ऊपर से। हुँ, देखिए ना, हुँ। आप राजा साहब जब आप ये करते हैं, तो आप किसी अपनी पार्टी के लिए तो नहीं ये सब पीस करते हैं ना, ये तो वैसे आपकी एक हमारी। एक यास्मीन राशिद की तरफ से वो बात करना चाहूँगा कि एक लिहाज से देखें तो हमारी जो कौम है बेईमानी कर रही है, फिर वो आप मुझे पता है आप इसके ऊपर एग्री नहीं होंगे, फिर भी बददयानती हम कर रहे हैं। चोरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दवाइयों के शॉर्ट कर रहे हैं और प्लाज़्मा जैसी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम शॉर्ट कर रहे हैं। मिलना-जुलना हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो यास्मीन राशिद एक लिहाज से तो सही कह रही है ना, उसने जाहिल के साथ बददयानत का लफ़्ज़ नहीं यूज़ किया, उसको बददयानती का भी लफ़्ज़ यूज़ करना चाहिए था। नहीं देखिए, स्टेटमेंट देखिए होती इस तरह है कि जब आप ओपनली बात कर रहे हो ना, चाहे आप है मैं हूँ, तो हम ये कहते हैं कि मुआशरे में ये चीज़ें हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सारा मुआशरा हम वो कोई भी दुनिया का आलम फाज़ल वो इस तरह
स्वीपिंग स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए, चाहे हो भी तो नहीं देनी चाहिए। क्यों कि इससे बड़ा गलत मैसेज चला जाता है, आप फिर उस काबिल नहीं रहते कि उसको आप ठीक करें। आप किसी को नहीं इस तरह कह सकते, आप ये कहें कि मुआशरे में ये खराबियां हैं, ये खुराफात हैं, हमने इनका मुकाबला करना है। क्योंकि देखें कहीं कहीं ईमान की रत्ती भी तो है ना। अगर 20 जजों में 20 सियासतदानों में 2-4 ठीक है तो उम्मीद की किरण तो है ना। आप सबको नहीं कह सकते ना। अब जैसे आप कहें कि ये झूठे फकीर आते हैं या पीर फकीर बन जाते हैं, आप कहें जी ये उलमाए दीन या पीर फकीर झूठे हैं, सबको नहीं रगड़ सकते, उनमें कुछ ठीक भी तो है ना। ये मेरा है, बाकी आपकी बातें ठीक है। अपने लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए मैं बताता चलूं कि सिर्फ अपनी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैंने वो यास्मीन राशिद की तरफ से जो ऐड किया है कि मैं यास्मीन राशिद के जो है ना बयान को बिल्कुल बेहुदा बयान समझता हूं, कि उन्होंने एक बहुत बेहुदा बयान दिया। एक इस लेवल की वजीर के लेवल की शख्स को ओपनली ये चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए निजी महफिलों के अंदर हम जब दोस्त अहबाब बैठे होते तो कहते हैं यार ये जहालत चल रही है, ये वाली जहालत चल रही है, मगर आप जब एक वजारत की सीट के ऊपर होते हैं तो वो आपकी बात जो है पूरी कौम सुन रही होती है, और पूरी कौम के अलावा वो तो इस वक्त सोशल मीडिया पूरी दुनिया सुन रही होती है, और आप पूरी दुनिया को और अपनी कौम को ज़हनी तौर पर ये मजबूर बना रहे हैं और बता रहे हैं कि आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, आप जो है क्या कहते हैं जाहिल लोग हैं और आप कमतर लोग हैं। एक तो ये चीज है। इसलिए मैं जो है ना डॉक्टर यास्मीन राशिद के बयान को हमेशा कहूंगा कि उन्होंने एक बेहुदा बयान दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे गुलाम सरवर खान साहब हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो वजीर हैं, उन्होंने भी मैं कहूँगा बेहूदगी की बेस पे एक बयान दिया कि जिन लोगों के पास पैसा है वो आ जाएं, जिनके पास नहीं है वो ना आए। जबकि उनको ये नहीं मालूम कि जो हमारी हुकूमत होती है वो अवाम के लिए एक माँ का दर्जा रखती है, और पाकिस्तान हम जैसे हम सब कहते हैं पाकिस्तान हमारे लिए एक माँ का दर्जा रखती है और हमें बड़ा अजीज है। और अगर इस मुश्किल वक्त में माँ पहले भी बजट खसारे में चलती जा रही है, अगर चंद एक लोगों को दुबई से या सऊदी अरब से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स करके पीआईए के जो अपने जहाज जो हमेशा नुकसान में उनको भेज के अगर लोगों को वो पाकिस्तान में लेकर आ सकते थे तो लेकर आना चाहिए था, और उन्होंने नहीं किया। तो इस चीज को मैंने कहा अपने नाजरीन के लिए और लिसनर्स के लिए। जी आपकी इजाजत से एक चीज ऐड कर दूं वरना तशनीकी रह जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि सारे काबिल एहतराम है सियासतदान भी, यास्मीन राशिद साहबा भी हमारी बहन है, अच्छी लगती है मुझे, लेकिन एक बात उन्होंने गलत कर दी। इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने भी कह दिया ना कि कौम बेहया है, कौम ये हमारी माएँ बहनें तो बेहया नहीं है, हम वो तो पर्दा है, वो पाकीज़ा है, हम क्यों किसी को कहें। और ये आप ऑन द होल कह भी नहीं सकते। आप ये कह सकते हैं जी मुआशरे में ये खुराफात है, ये इस तरह कहें। वो उनकी भी स्वीपिंग स्टेटमेंट थी जिसपे हमने आवाज उठाई, चले वो चली गई। अब एमक्यूएम पे भी बात कर लें, ये ना आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल हमारे पास 5 मिनट है। ये जो अनवर साहब का एक बयान है इसके ऊपर बताएं, हमारे लोगों को बताएं क्या हुआ। यार 2013 में मैंने अल्ताफ हुसैन के घर 5 दिन का मुजाहरा किया था अकेले ने, बहैसियत पाकिस्तानी। मुझे कई लोगों ने रोका, बड़ी पर्सनैलिटीज ने रोका, आई डोंट वांट टू नेम देम हियर। और लेकिन मैंने पाकिस्तान का झंडा उठा के उनके ऑफिस जो इधर एजवेयर में है, क्योंकि उन्होंने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बयान दिया था कि ये भी तो इनका भी तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये ब्रिटिश एजेंट है, ये लफ्ज कह दिया था। तो वो मैं हर्ट हुआ था बिंगे पाकिस्तानी। तो उस वक्त ये मोहम्मद अनवर वो मुझे नीचे आते थे चाय पिलाने या कुछ ना कुछ। मैं 5 दिन इनके बर्फें पड़ रही थी, मैं 5 दिन इनके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर। तो ये सर मैंने जैसे वो जो त्रिपुरा इंडिया का जो बांग्लादेश के साथ एरिया बनता है, उसका एक छोटा सा शहर है, उसमें ये जो साजिश हुई थी मुजीबुर रहमान की, ये भी मैंने अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो साजिश बेनकाब हुई, मुजीब पे केस बना, 3 जजेस बने जिसमें से 2 मशरकी पाकिस्तान के थे, 1 मगरबी पाकिस्तान का। फैसला उसके खिलाफ आ रहा था और लेकिन वो मुफ्ती बानी और जो भी थे उन्होंने हमला किया। वो जजों ने फैसले ही वो दरमियान में केस रह गया था। मैं यही बातें कर रहा था मजहर अब्बास साहब से भी, इफ्तिखार साहब से भी, नज़ीर लगारी साहब से भी, औरों से भी करता हूँ कि वो उस वक्त वो फैसला या उसको मुजीब को सजा हो जाती। टाइम पे पाकिस्तान नहीं टूटता। जैसे हमने अल्ताफ हुसैन को गद्दार करके उसको टाइम पे पकड़ लिया, उसको निकाल दिया, सेपरेट कर दिया, वरना कराची हैदराबाद देख लें किस जगह पे जा रहे थे। इसीलिए अब मैं सॉरी चीज में ऐड करना चाहूंगा, अनवर साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं वो लगाए हैं कि जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान एमक्यूएम के जो बंदे उधर बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त अपनी अथॉरिटी को उधर,
वो कह रहे हैं कि इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं, मगर वो तमाम इस जुल्म के अंदर और इस जो कत्ल हुए हैं कराची के अंदर, वो इन तमाम के अंदर बराबर के शरीक हैं। तो आप समझते नहीं कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो उनको कहा कि ये बड़े नफीस हैं। इमरान न्याजी साहब ने इनके खिलाफ इधर केसेस भी किए थे, अब वो नफीस हो गया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो अब है आरिफ अलवी साहब, इनकी पहले स्टेटमेंट्स देख लें इलेक्शन से पहले कि ये MQM बेशक वो है वही है, ये बदलेंगे नहीं, अंदर से वही अल्ताफ हुसैन के साथी है। तो अब सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए चंद सीटों की वजह से वो नफीस हो गए हैं, वो बड़े नफीस हो गए हैं। तो वो सर पाकिस्तान देखे ना, पहले रोज लाशें उठती थी कराची में, आप देखें कितना अमन आया। ये भी तो देखें, मैं क्रेडिट देता हूँ, ये आपको बात अभी टाइम थोड़ा समझ नहीं आएगी, मैं बाद में किसी वक्त डिटेल दूंगा। क्रेडिट देता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब को, रहमान मलिक साहब को, कि जिन्होंने इनके अंदर घुस के, आप अनवर साहब की ये जो इंटरव्यू है ना, इनमें जो घड़ी पहनी हुई है, उनसे पूछा पीपल्स पार्टी के किस लीडर ने आपको दी थी। ये तो फिर वो उनके असिस्टेंट्स हो जाएगी ना सर। इतने हम इनके अंदर घुस के इनको एजुकेट किया, इनको कमजोर किया, इनकी खामियों को हाईलाइट किया। हमें पता था ये किस चीज के भूखे हैं, और फिर हम इनको हड्डी डाल के, और वो अपना जो है ना डेमोक्रेसी को भी चलने देते थे, वरना इन्होंने, आपको पता है, और फिर ये हड्डी खा, अगर सर जी कराची के अंदर कत्ले आप तो नवाज शरीफ के दौर में हुआ, खत्म हुआ है, ये तो मानने वाली नहीं हुआ ना, लेकिन उन्होंने ठीक भी तो शुरू कर, वो तो देखे ना, जब आप डिसएसोसिएट MQM अलहदा हो गई थी ना इनसे, साथ भी हुई अलहदा भी हुई, तो ये तो वो करते हैं, वो साथ होके भी ब्लैकमेल करते हैं, वो जानों के ऊपर खेल के ना, वो अच्छा उधर से बंदा मरवा के उधर से उस पर रोते भी थे, ओए मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो वो सर ये नदीम जो थे नुसरत, इन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को कहा कि आप नारा लगाएं पाकिस्तान नहीं है, नहीं चाहिए, आप उसको मुखालिफ नारा लगाएं, बिल्कुल इंडिया से टैंक तैयार है, ये है वो है। जैसे ही वो अल्ताफ हुसैन ने बात की, वो अपना बैग उठा के अमेरिका, वो अल्ताफ हुसैन को उसने मतलब यहाँ पे लाना था। और ये एक बात आखिरी करूं, जिन्होंने ये बनाई थी, आखिरी धक्का उन्होंने ही दिया है, जिन्होंने बनाई थी। चलें सर, थैंक यू। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे, और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा, मैं हमेशा पिछले एक प्रोग्राम में मैंने जैसे वो प्रोग्राम आपके साथ ज्वाइन किया था सईदा रिजवी का, उसके अंदर भी बात की थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफहूम है उस हदीस का कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके लिए भी वही सजा है जो बाकी लोगों के लिए है। तो जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ कायम नहीं होगा तो MQM जैसी पार्टियां भी बनेंगी, और क्या कहते हैं, धरने भी, जो नंबर 2 किस्म के धरने हैं वो भी आते रहेंगे, और ये हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है दवाइयों के मामले में, ये भी होता रहेगा। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जिस वक्त हमारी अदालतें इंसाफ मुहैया करना शुरू कर देंगी। और अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये नहीं कि वो पार्टी का लीडर है तो उसको आप सजा दे दें, हमने उसको खत्म करना है। सर इब्रार मीर साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपको तकलीफ देंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इंशाल्लाह कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे। सर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल एंटर हो चुके हैं, और इस वक्त मेरे साथ जो शामिल होंगे डॉक्टर इमरान गौहर साहब, जो कि GP हैं, और इस वक्त वो अपने GP प्रैक्टिस के अंदर जो COVID-19 के रिलेटेड जो इनिशियल असेसमेंट का सेंटर है उसको भी पिछले 3 माह से चला रहे हैं। उनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर इमरान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की, और वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो उसको मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी वो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने देखा और कुछ क्वेश्चन मुझे आए, और पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने उसकी पजीराई की। अब जो है ना, वो थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील होती नज़र भी आ रही है कि पिछले हफ्ते हमारे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK ने एक दवाई का बताया था कि डेक्सामेथासोन, उसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी कि डेक्सामेथासोन जो है ना वो गेम चेंजर है काफ़ी ज़्यादा। तो उसके ऊपर ज़रा बता दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान के अंदर वो दवाई शुरू हो गई होगी और लोग उसको शुरू भी करेंगे।
अनफॉर्चुनेटली वो शायद ब्लैक में महंगी भी बिकना शुरू हो गई हो। तो ये जरा बताएं ताकि वो उधर लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि उसको खरीदना शुरू कर दें और रखना शुरू कर दें, कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है अगर करनी पड़ जाए, तो इसके ऊपर जरा थोड़ी सी नजर डालें सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन इस वक्त रेज किया है अबाउट दिस डेक्सामेथासोन। आई थिंक जो ये लास्ट वीक जो न्यूज़ लगी थी, आई थिंक इट्स केम थ्रू BBC। आई थिंक उन्होंने एक बड़ी ही वाइब्रेटिंग और एक बड़ी एक्साइटिंग टाइप की हेडलाइंस लगाई थी, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल थी। उसकी वजह यह है कि हेडलाइंस की जो नीचे जो डिटेल थी वो अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ी। और इससे हुआ ये है कि पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे इस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, वहाँ पे इस मेडिसिन की एक तो शॉर्टेज हो गई है और लोगों ने ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर ली है और रख ली है, और बहुत से लोग तो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इसका जस्ट थोड़ा सा ये एक नुकसान हुआ है ना। बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड ये है कि जो रिसर्च आई है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि डेक्सामेथासोन, जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है और जो कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, इवन पैलिएटिव पेशेंट यानी जो लोग बहुत सीरियसली इल होते हैं या मौत के बहुत करीब होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। तो ये बेइंतहा इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इस ड्रग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। सो इसका जो भी यूज़ होता है वो बड़े ही कैलकुलेटेड और देख के किया जाता है। तो इसी तरह जो कोविड में भी इसकी जो सक्सेस आई है, वो वेंटिलेटर के जो पेशेंट्स हैं, जो कि काफ़ी सीरियस पेशेंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते, उनके ऊपर है। और उनमें भी जो सक्सेस रेट है वो 20-25% तकरीबन इतना बनता है, कंपेयर टू द वन के जिनमें के डेक्सामेथासोन यूज़ नहीं की गई। तो ठीक है, ड्रग एक यूज़फुल है और इसमें इसके कुछ अफादियत है, लेकिन बहुत मखसूस पेशेंट्स के लिए और ख़ास के उन पेशेंट्स के लिए जो कि वेंटिलेटर में हैं यानी ICU में हैं, और इस ड्रग का शुरू करना या ना करना जो है वो ICU कंसल्टेंट्स के अंडर है। हुआ ये है इसकी वजह से कि कल ही मेरी बात हो रही थी सिंध के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं उनसे, और वो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब इस ड्रग की शॉर्टेज हो गई है पूरे प्रोविंस में। आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान का ये हाल होगा, और लोगों ने मार्केटों से और फार्मेसी से इसको उठा लिया है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको ऑलरेडी इस्तेमाल करने लग गए हैं। ना इसका डेंजर क्या है? क्योंकि हम कोविड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कोविड में स्टेरॉइड का यूज़ माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि जिनको मामूली कोविड है, ज़्यादातर लोगों को मामूली होता है, उनमें स्टेरॉइड का यूज़ ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि उससे उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है यानी इम्यूनिटी, वो नीचे आ जाती है, और उसके होने से ये होता है कि उनका कोविड बिगड़ सकता है और वो सिंपल कोविड जो है वो जानलेवा कोविड में तब्दील हो सकता है। इसके साथ-साथ डेक्सामेथासोन जो है वो किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकती है, आपके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट कर सकती है, अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो उसकी शुगर को ख़राब कर सकती है। इवन यहाँ तक कि अगर ज़्यादा मकदार में यूज़ किया जाए तो इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं। तो एक बहुत ही मुफ़ीद और बट इट्स पोटेंट ड्रग, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग, उसका जो है यूसेज जो है वो लोगों के अपने हाथों में दे दिया गया है थोड़ा-सा फ़ॉल्स प्रिटेंस में, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी अलार्मिंग है और डेंजरस है, और लोगों को मैं तो बहुत डिस्करेज कर रहा हूँ एक्चुअली कि इस तरह ना लें प्लीज़। लेकिन ज़ाहिर है जिन कंट्रीज़ में मेडिकेशन ओवर द काउंटर अवेलेबल है, उन्होंने तो सिर्फ हेडलाइन पढ़ी है, पूरी डिटेल तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की, और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डेक्सामेथासोन है ये क्या सिर्फ इंजेक्शन की शेप में आती है या टैबलेट की शक्ल में भी होती है? नहीं, टैबलेट की शक्ल में ही है। ज़्यादातर जो ये यूज़ हो रही है, ये तो टैबलेट की शक्ल में ही हो रही है। ठीक है। ज़्यादातर इसका यूजेज टैबलेट की शक्ल में ही है, जो ओवर द काउंटर जो है। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल्स में या ICUs वगैरह में वो डिफरेंट शेप्स में यूज़ होती है, लेकिन जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को खतरा है, जानों को खतरा है, वो टैबलेट्स हैं जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है। अब ये भी एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है कि नॉर्मली अगर डॉक्टर देते हैं तो डेक्सामेथासोन दिन में एक मरतबा यूज़ करनी चाहिए, कि यानी कि ये ना हो ना कि लोग, जैसे हमारे लोगों की सोच है कि चले ठीक है हमने डेक्सामेथासोन उठा के रख ली है। अब कम से कम इतना बता दें कि खुदा ना खास्ता अगर आपने यूज़ करना शुरू कर ही दी है
तो दिन में 1 बार लेनी है या दिन में 3 बार लेनी है, ये क्या करेंगे? ये ना हो कि लोग दिन में 3 गोलियां लेना शुरू कर नहीं, मैं इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगा कि एक दफा भी लें, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज इसका एक दफा लेना भी काफी खतरनाक हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि इसको अगर मैं ये बोल दूं कि आप 3 की जगह एक दफा लें, बात आपकी लॉजिकल है, लेकिन आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक द मैसेज शुड बी कि आप बिल्कुल ना लें। उसकी वजह ये कि अगर मैं इसको बोलूं कि 3 की जगह एक दफा ले लें, तो इसका मतलब मैं भी इसको इंडोर्स कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में आई थिंक मेरा कहने का मकसद है कि कुछ लोग तो ले रहे होंगे ना, ये ना हो कि नॉर्मल रूटीन में फर्ज करेंगे कोविड-19 का पेशेंट नहीं है, अगर आप किसी पेशेंट को देते हैं जिसको जरूरी तौर पे हमने डेक्सामेथासोन देनी है, तो नॉर्मली जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है वो क्या करता है? वो नॉर्मली वंस अ डे देता है होगा, क्योंकि डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। इट यूज इन सो मेनी वैरायटी ऑफ थिंग्स। इसका डोज और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो इट डिपेंड करता है कि पेशेंट किस चीज के लिए है। तो मैं इसको बिल्कुल खुद लोगों के हाथों में तो बिल्कुल मना करूंगा इसको, अनटिल अनलेस के किसी डॉक्टर को जिसका एक्सपीरियंस है इसको डील करने का और जिसको मालूमात है इस चीज की, उससे बगैर पूछे तो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें आप अपनी। बेसिकली इट्स क्वाइट डेंजरस, और मैंने इसके बड़े बिगड़े हुए केसेस देखे हैं पाकिस्तान में। लोग डिसेबल्ड हो गए हैं इसका यूज करके, लॉन्ग टर्म यूज करके, जिसकी वजह से इनकी बोन्स वगैरह बिल्कुल बिल्कुल टूट फूट जाती हैं बोन्स, क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म असर हैं वो बहुत खतरनाक हैं। और लोग वहाँ पे ऑलरेडी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, एक तो बहुत पहले से भी ये तो कोविड, और इसमें तो बहुत ही अलार्मिंग। इस पे तो बिल्कुल हमें लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए किसी किस्म के यूज़ के लिए कोविड से रिलेटेड, अनटिल अनलेस समबडी इज ऑन द वेंटिलेटर। और जब वो कोई वेंटिलेटर पे है तो फिर तो ज़ाहिर है आईसीयू के जो कंसल्टेंट है उनका डिसीजन है। तो लोगों को तो बिल्कुल इस पे पढ़ना ही नहीं चाहिए इस मसले में बीच में कि हमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे मैं लोगों की एक इल्म के लिए बताना चाह रहा हूँ कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो किसी किसी का भी स्टीरॉइड्स हो, उसको एक तो आपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर तो आप बिल्कुल ही ना लें, और सेकंडली अगर स्टीरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो वो किसी भी किस्म की आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली आई थिंक गुर्दों के ऊपर बहुत ज्यादा असर करते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्टेरॉइड देखें लास्ट रिजोर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को जैसे एस्मेटिक है या उसको कोई एस्मा का अटैक हो जाता है तो हम उसको एंटीबायोटिक या इसके साथ स्टेरॉइड्स देते हैं, या तो इनहेल स्टेरॉइड या फिर ओरल स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में स्टेरॉइड यूज होती है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि स्टेरॉइड का शॉर्ट टर्म यूज हो, 5 दिन 7 दिन। हाँ, बाज़ दफ़ा बोन के प्रॉब्लम्स में, रूमेटोलॉजी के प्रॉब्लम में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में, दूसरे किस्म के आर्थराइटिस में लॉन्ग टर्म यूज़ होता है, लेकिन वो भी बड़ा मॉनिटर्ड होता है और वो स्पेशलिस्ट की पूरी हिदायत होती है कि किस तरह इसको इतनी डोज को लेके जाना है, कितने तक जाना है, कब से रिड्यूस करना शुरू करना है। लेकिन वो मजबूरी की हालत में ही किया जाता है। इस तरह नहीं है कि फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होती है वो बिल्कुल मजबूरी में की पास। बहुत यूजफुल मेडिकेशन है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही केयरफुल होके यूज करना है। एक आम आदमी डेक्सामेथासोन विदाउट डॉक्टर मॉनिटरिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो डेक्सामेथासोन की एक सर्टेन क्वांटिटी दी जाती है फिर इसको फौरी तौर पे बंद भी नहीं किया जाता, इसको रिड्यूस किया जाता है, इसके यूज को मिनिमम लेकर 0 किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी शख्स को इस वक्त मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल इसको ना यूज करें और दूसरे लोगों को भी डिस्करेज करें इसके यूजेज से, और इस बहस में ना पड़े कि डोज क्या है और कितने दिन है और क्या है। और आम अगर कोई शख्स आईसीयू में नहीं है, एक आम आदमी के लिए कोई जरूरत नहीं है डेक्सामेथासोन के झगड़े में पड़े, उसको लीव इट अलोन। यू डोंट हैव टू स्टार्ट टेकिंग डेक्सामेथासोन फॉर एनीथिंग। और कोई एविडेंस नहीं है कि कोविड से बचाव में कोई मदद देगा, बल्कि अगर आप सेहतमंद है तो ये आपकी बल्कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है या जो आपकी कुव्वत मुदाफियत है उसको कम कर देगा। सो ये आप अपने आप को फायदा नहीं बल्कि आप अपने हाथों से अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए, ये तो सर क्लियर हो गया। इंशाल्लाह ताला हमारे जो लिसनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी वो भी इस चीज़ को देखेंगे और इसके ऊपर अमल करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो जो चीज़ लोगों के अंदर एक खौफ बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, इस खौफ के ऊपर भी बात करेंगे कि इस खौफ से कैसे निजात दिलाई जाए अपने आप को। आपको इस प्रोग्राम में आने से पहले एक मैंने ऑडियो मैसेज स्पेशली वो आपको मैंने भेजा, मैंने किसी और को नहीं भेजा वो मैंने कहा पहले आपको बताओ, ये ना हो कि लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि वो डॉक्टर साहब जो सऊदी अरब के अंदर है वो बता रहे हैं कि लंग्स के अंदर एक म्यूकस होता है और उस म्यूकस का काम होता है कि वो जरासीम को रिपेल करता है आपके फेफड़ों के अंदर से, जैसे वो आपने पूरी सुनी होगी। और उस म्यूकस का जो होना है वो फोलिक एसिड के जो गोलियां होती हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट्स, वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इस जो है ना इस म्यूकस को अच्छा हेल्दी बना देते हैं। और वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर तो आपके अंदर जो फोलिक एसिड का लेवल लो है तो आप वो टैबलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस टाइम, सो दैट आपका इम्यूनिटी लेवल और वो जो उस कोरोना वायरस की जरासीम को
मुदाफियत करने का एक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए आपके फेफड़ों के अंदर। तो ये क्या बात दुरुस्त है? पहली बात तो मैं थोड़ी-सी एक तो मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि हमने रिसर्च की है। पहली बात तो कि रिसर्च में हम तो होता ही नहीं है कि एक आदमी या एक शख्स जो है खुद रिसर्च करता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन रिसर्च करती है, उसका बहुत लंबा मैकेनिज़्म होता है और उसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसका एक प्रोटोकॉल, प्रोसीजर होता है और वो बड़ा लंबा टाइम लेती है टू कम टू अ कंक्लूजन। तो आई थिंक लोगों को बहुत अलर्ट रहने का है कि अगर कभी कोई शख्स जो वीडियोस में डाले कि मैंने रिसर्च किया, तो मैं तो होती नहीं है रिसर्च में। रिसर्च तो सब लोग काफ़ी एक एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़ेशन करती है। तो आई थिंक सो पहले तो मैसेज ये है। कमिंग बैक टू योर थिंग, जो फॉलिक एसिड की बात है, उन्होंने असल में अपनी वीडियो में पैथोफिजियोलॉजी बताई है, एक 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 हाउ द लंग फंक्शन, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके फंक्शन को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं। इसी तरह बेसिकली वो वीडियो उसमें उसमें इस उसका कोविड से तो कोई ताल्लुक नहीं है कि आप फॉलिक एसिड लें, आपकी वैसे ही हेल्दी डाइट होनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेना या लेना, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर लें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट नहीं, ये इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि फॉलिक एसिड लेने से आपकी कोई प्रिवेंशन हो जाएगी कोविड की या नहीं होगी। हाँ, ऑब्वियसली जो जिस्म में अल्लाह ने जो भी चीज़ें निज़ाम बनाया है, उसमें हर चीज़ की एक अफ़ादियत है। हम जैसे खाना खाते हैं या हम जो भी चीज़ें लेते हैं, एक मल्टीविटामिन्स है, उसका सबका अपना एक रोल है कि इट वर्क्स एज़ अ कैटलिस्ट इन डिफरेंट रिएक्शंस इन आवर बॉडी एंड दे आर ऑल यूज़फुल। सो लोगों को बहुत अलर्ट रहने का है, कोई एविडेंस नहीं है और खुदारा जो लोग आके बोलते हैं कि मैंने रिसर्च की है, तो उसको तो आप वैसे ही बंद कर दें, क्योंकि उसको मैं उसको रिसर्च तो हो ही नहीं सकती। जी। अच्छा, इसके इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अभी आपने मल्टीविटामिन्स का कहा है, तो मैं वैसे 1000 यूनिट है वो एक विटामिन डी, जी, जी। वो इस्तेमाल करता हूँ रूटीन के अंदर। मैं रूटीन की गोली लेता हूँ क्योंकि यूके के अंदर आपको पता है कि लोगों के जी। विटामिन डी लेवल लो होते हैं। तो क्या इससे भी फायदा होता है कि बंदा अगर रूटीन में ये विटामिन डी जो है इसको यूज करना शुरू करे? देखिए, विटामिन डी तो एशियन पॉपुलेशन में वैसे ही बहुत कम है। इवन यूके में तो बिल्कुल ज़्यादा, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है सन के कम होने की वजह से आप लेते हैं, मैं खुद लेता हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादातर एशियंस जो हैं वो लेते हैं आजकल, और लेने भी चाहिए। तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। लेकिन अगेन इसको फिर कोविड से मिलाना नहीं चाहिए। इट्स जनरली फॉर योर बॉडी एक्स एंड पेन्स एंड बिकॉज़ यहाँ सन कम होता है और इसकी वजह से विटामिन डी की कमी है, और ज़ाहिर है जिसकी भी विटामिन की कमी होगी तो उसके कुछ असरात बॉडी पे होते हैं, मीनिंग एक्स एंड पेन्स, मोस्टली इन केस ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी। एशियंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अगर आप ले रहे हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अगेन फिर वही है कि एडवाइस है कि डाइट भी अच्छी रखें, साथ में अगर विटामिन डी ले रहे हैं, अगर आपको कमी पहले आई है तो लेते रहें। इसका भी एक प्रोटोकॉल है पूरा विटामिन डी डिफिशिएंसी को ट्रीट करने का भी। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको फील हो रहा है तो ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि सो इसका थोड़ा-सा एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है। जी। चलिए, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर साहब, एक जो पिछले दिनों शायद मैंने एक वाकया भी शेयर किया था कि हमारे जानने वाले शेख साहब दोस्त हैं, उनके पड़ोस में एक बच्ची जो कि जॉब सेंटर के अंदर काम भी करती थी, उसकी 3 बच्चियाँ भी हैं। तो उनको जब ये कोरोना वायरस के सिम्पटम्स हुए तो उनसे कहा गया कि आप जाके कोरोना वायरस का टेस्ट कराएँ। मगर जितनी देर में कोरोना वायरस का टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर उन्होंने प्रेशर लिया कि उनके जो है ज़हनी औसान जो है ना, मैं आपको कहूँगा वो ख़ता हो गई। वो कह रहे हैं कि वो बच्ची जो हमारी है वो काम करने के काबिल नहीं रही कि अपने बच्चों को भी वो सँभाल सके। तो ये जो एक स्ट्रेस, एक मौत का डर और एक खौफ दिल को बिठा देता है, जैसे कि मेरे साथ भी। और आपने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे रोका था। नहीं तो मैं भी शायद अब तक मर चुका होता। इतना खौफ, यानी कि ये जो खौफ है, इस खौफ से कैसे डील किया जाए? है नहीं? मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैंने क्या किया। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। पहली बात तो ये कि जो हर शख्स को समझने की बात है कि खौफ ज़दा होना या एंग्ज़ियस होना किसी भी इस तरह की पैंडेमिक से एक नेचुरल फिनोमेना है। हर कोई फ़ील करता है, मैं भी फ़ील करता हूँ, आपने भी फ़ील किया है, बहुत सारे लोग हैं दूसरे भी फ़ील करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक नेचुरल फिनोमेना है। हम ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरह का शायद वायरस और इस तरह का जो पूरा चीज़ है वो कभी शायद लोगों ने नहीं देखा और ना शायद देखें। तो वी आर गोइंग थ्रू ए वेरी स्ट्रेंज एंड यूनिक टाइम, सो एंग्शियस होना बनता है। हाँ, एंग्जाइटी
को डील किस तरह किया जा सकता है, इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं इस डील करने के। मेरा मशवरा ये होता है कि सबसे पहले अगर आप एंग्जाइटी आपको हो रही है और आप एंग्शियस है किसी बात से, तो सही लोगों से मशवरा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो देखें कि आप ठीक। किससे बात कर रहे हैं, सही लोगों को पढ़ें, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो कि जानने वाले हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जो कि बैलेंस इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे ताल्लुक करें। न्यूज़ जो है ना उसको थोड़ा सा कम करें। आजकल न्यूज़ का जो है ना ओवरडोज हो गई है कुछ लोगों में, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। तो अपनी न्यूज़ के जो इनटेक है उसको कम रखें, मे बी हाफ एन आवर न्यूज़ देखें, वरना अदरवाइज तो एक जब चीज़ कॉन्स्टेंटली बैंग ऑन होती है आपके दिमाग पे, आंखों से आप देखते हैं, तो आपको ज़ाहिर है वो असर करती है, एंड डूम एंड ग्लूम आपकी सिचुएशन होती है। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों से बात करें, पॉजिटिव एनर्जी लें, ऐसे लोगों से जो थोड़ा-सा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएँ। एंग्ज़ायटी अटैक इस वक़्त बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ख़ास के कोविड की सिचुएशन से, और अच्छे भले लोग जिनको नेवर हैड एनी एंग्ज़ायटी, दे आर फीलिंग एंग्शियस एज़ वेल, एंड राइटली सो, मैं उसको वो नहीं करता। तो मेरा जो माइल्ड मॉडरेट जिनको थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी है, तो उसका मशवरा यही होता है, एक तो कम ज़रा एक्सपोज़र लें। अगर आप सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज़ करें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, उन लोगों से बातें करें जो आपको थोड़े से पॉजिटिव एनर्जी दें। और न्यूज़ का थोड़ा-सा जो है ना रुझान कम कर लें। इसके अलावा अगर आपको एंग्ज़ायटी अटैक हो रहे हैं माइल्ड, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें, दे आर वेरी इफेक्टिव एक्चुअली, जो कि आपको एंग्ज़ायटी में बड़ी मदद करती हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं। सॉरी इंटरप्ट करो, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ये क्या है? ये कैसे होती हैं? ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ है फॉर एंग्ज़ायटी, वो ये है कि आप नाक से साँस लेते हैं लंबा, ठीक है। एंड यू होल्ड इट फॉर फ्यू सेकंड्स, एंड देन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ, एंड वेरी स्लोली, एज़ स्लो एज़ यू कैन। ऑब्वियसली 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा में तो आप एक्सपर्ट नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप लेट्स से 10-15 मिनट्स एवरी डे अगर आप करते हैं, ठीक फ्रेश है। एयर में जाके, तो वो आपको बड़ा रिलैक्स करती है। और ख़ास के जब किसी को एंग्ज़ायटी अटैक होता है, तो वन ऑफ द सिम्पटम इज़ द पैंट, दे ब्रीथ फास्ट। तो एंग्ज़ायटी वाला जो है साँस तेज़-तेज़ लेता है, ठीक उसको है। साँस तेज़ आता है, चेस्ट में पेन होता है, एंड तो उसको वो अगर फ्रेश एयर में जाके अगर उसको आदत है ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, तो वो अपने इस ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकता है, और जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी कम हो जाती है बेसिकली। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बेसिकली ट्रीटमेंट भी है एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक्स का। तो तो अगर ये जो मैंने अभी आपसे एक बात की थी, केस का बताया कि वो अपने ओसान खता कर बैठे, तो ये एंग्जाइटी का नेक्स्ट लेवल यही होता है कि आप बंदा अपना ओसान खता कर देता है? देखें, अगर एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली बहुत सीरियस इश्यू हो जाते हैं। आप आसान ख़ता हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, चेस्ट पेन्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, ओके। मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो एंग्ज़ायटी तो डिपेंड करता है कि कितनी बुरी तरह से हुई है। और ज़ाहिर है हर चीज़ का जो हेडक्वार्टर है हमारा ब्रेन है, और हुँ, उसके हुँ, ज़ाहिर हुँ। है इफ़ेक्ट जो है हमारी पूरी बॉडी पे फिज़िकली भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी उम्र के हैं या वीक हैं, तो इसके फिज़िकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बात ये है कि अपने साथ ऑनेस्ट रहें। अगर आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, तो झूठ ना बोलें अपने आप को। अक्सर लोगों को ये होता है कि वो उसको फ़िज़िकल सिम्पटम्स में तलाश करते हैं। तो मेरा ये मशवरा ये होता है कि भाई, अगर आपको एंग्ज़ायटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर आपको फ़ील हो रहा है, तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। हुँ, बिकॉज़ हुँ, अगर एंग्ज़ायटी है, तो सबसे पहले तो मुझे खुद पता होगा कि यार आई एम फ़ीलिंग अ लिटिल बिट एंग्ज़ियस, ठीक है? हुँ, तो सबसे पहले तो अपने आप से झूठ ना बोलें, और हुँ, उसके बाद जो है ना फर्स्ट स्टेप ये है कि पॉज़िटिव एनर्जी के सही लोगों से बात करें, सही चीज़ें पढ़ें, और फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स नॉर्मल है और इस स्ट्रेंज सीज़न में उनको ज़्यादा हो रहा है, तो अपनी न्यूज़ वग़ैरह का ख़्याल ये रखें, नहीं, सही लोगों के पास जाएँ। न्यूज़ के ऊपर तो फिर मैं वो अपना एक्सपीरियंस अब शेयर कर दूँ कि जैसे ये जी, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और जब से मैंने आपसे बात नहीं की थी, तो पहले 2-3 दिन मैंने मुसलसल बीबीसी न्यूज़ और स्काई न्यूज़ देखी। और उसके बाद मुझे खुद महसूस होना शुरू हो गया था कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ पा रहा था, इतना ज़्यादा खौफ़ज़दा। और क्योंकि मैं थोड़ा-सा उस किस्म के दिल की तरफ भी मेरा प्रॉब्लम है, तो मुझे खुद महसूस होता था कि सम टाइम मेरा हार्ट जो है ना वो फ़ेल हो जाएगा, पेन होती थी मुझे। तो जब आपने मुझे कहा कि आपने खबरें नहीं देखनी क्योंकि ये क्रिकेट मैच का या फुटबॉल का काउंटडाउन तो है नहीं कि कितने गोल हुए, कितने हाँ, बिल्कुल। हुए। आपके ये अल्फाज थे, उसके बाद मुझे याद है कि वो टीवी मैंने बंद कर दिया, फिर उर्तुगरुल ड्रामा देखना शुरू किया। वो पूरे 5 सीज़न मैंने उसकी कंप्लीट किए। तो उसके बाद वाक़ई मैंने देखा कि मैं बिल्कुल माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हेल्दी हो गया, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाक़ई हाँ, ये खबरें जो हैं, मैं अपने लिसनर से और लोगों से कहूँगा खबरों से बचें। ठीक है, एक पैंडेमिक आ गई है, इसको हम अल्लाह ताला से दुआ माँग के इसको कम कर सकते हैं, मगर इसको बार-बार खबरें देख के कितने बंदे मर गए हैं, अब आगे क्या होने जा रहा है, इससे हमें हमारी सेहत को फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान बिल्कुल। ही।
और मैं समझता हूँ अगर आपको किसी मतलब किसी अगर आपको कोई बैलेंस इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी कोई आदमी जो कि बैलेंस इन्फॉर्मेशन देता है, आपका चैनल जैसे बैलेंस इन्फॉर्मेशन देता है, कहीं भी जहाँ पे आपको लगे कि यार ये जगह जो है, ये इंस्टीट्यूट जो है एक बैलेंस इन्फॉर्मेशन देता है, जिस पे भी आपका ट्रस्ट हो, तो आई थिंक वो बैलेंस इन्फॉर्मेशन सुने। ज़्यादा नहीं, लेकिन वही दिन में 1 आध दफ़ा अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो सुन लें, या जिस शख्स पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट लगता है कि ही इज़ टॉकिंग ऑनेस्टली और एविडेंस बेस्ड बातें कर रहा है, तो उसको आप सुन लें। एक्साइटमेंट फैलाने वाले लोगों से इलाज हो गया, ये टोटका कर लें, वो टोटका कर लें, आई थिंक इनसे बचें। खास के हमारे सबकॉन्टिनेंट एशियंस लोगों में ये बहुत बड़ा इशू आ गया है। लोग तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कुछ भी डाल देते हैं सोशल मीडिया में। लोग बेचारे सीधे होते हैं, वो जाके उन चीज़ों को बिलीव करके उस पे फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आई थिंक। तो आई थिंक लोगों को थोड़ी-सी अकल चाहिए, एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाले लोगों से थोड़ा-सा बचें, क्योंकि ये एक्साइटमेंट नहीं, अकल से जीतना होता है। मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं। 3 मिनट से पहले मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं। एक तो वो जो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बताया, और एक थोड़ा-सा हमारे लिसनर्स के लिए ये भी बता दें कि अगर वो बाहर जाके एक्सरसाइज करें, पार्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जाते हैं पार्क के अंदर, तो वो भी उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो कर सकते हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखें आपस में। हाँ, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर उनके पास कोई खुली जगह है, तो वो जाके करें। लेकिन ऑब्वियसली हाई रिस्क पीपल लाइक मैंने बताया कि पाकिस्तान में 65 से ऊपर साल के बनते हैं लोग, और जिनको अगर बहुत कोई सीरियस इलनेस है, तो बहुत ज़्यादा देखभाल के बाहर जाएँ। अगर ज़रा भी उनको शक है कि जो इस वक़्त सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी हाइप हुआ है, तो वो ना जाएँ, अपने घर में ही कर लें, छत पे कर लें। एक्सरसाइज़ेज़ उनको ज़रूरी नहीं है कि पार्क में जाएँ, या बाहर कोई भी जगह खुली जो भी नज़र आए वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें, वॉक कर लें, और खाने-पीने डाइट वगैरह में रखें। हाँ, अगर कोई खुली जगह अवेलेबल है और वहाँ पे आपको पता है कि कोई करीब लोग नहीं आएँगे, तो डेफिनिटली दे कैन गो 6 फीट का डिस्टेंस, यानी 2 मीटर का तकरीबन रख के। जी। तो अच्छा, डॉक्टर साहब, मैं अब जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों की फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर हैं, हम जाके मिलना चाहते हैं उनसे, तो फर्ज करें कि अगर मैं एंटीबॉडी टेस्ट करवाता हूँ और उसके अंदर आता है कि मुझे कोरोना हुआ था, जी। तो मैं अगर पाकिस्तान चला जाऊं तो मेरे लिए महफूज है कि नहीं? देखें, मैं इसकी ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर मैं बोलूँगा एंटीबॉडी टेस्ट का जो रिज़ल्ट है, वो अभी इनकन्क्लूसिव है। मैं सिर्फ़ ठीक है। आपको ऑन द बेसिस ऑफ अदर इलनेसेस ही बता सकता हूँ कि अगर आपको एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, इसका मतलब वो डिफेंस मैकेनिज़्म आपके अंदर थोड़ा बहुत आ गया है अगेंस्ट द ठीक डिज़ीज़। है। तो ठीक है। कीपिंग इन माइंड द हिस्टोरिकल डिजीज़ेज़ एंड स्टफ, then yes, there must be some immunity. Now question is कोरोना में कि हाउ लॉन्ग इज द इम्यूनिटी फॉर, नंबर 1, क्योंकि अभी बहुत नई डिजीज है। तो फर्ज कीजिए आपके अंदर इम्यूनिटी है, लेकिन कितने दिन की है हमें नहीं पता, 3 महीने है, ठीक 6 है। महीने है, साल है, तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि नई डिजीज है, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो आई हम्म, होप इट्स अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, बट कोई भी चीज़ नहीं कहते, क्योंकि बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कि थोड़े छोटे अरसे के लिए इम्यूनिटी क्रिएट होती है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो कोरोना में भी दैट इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट एक्चुअली राइट नाउ, एंड आई थिंक टाइम कैन ओनली आंसर दैट क्वेश्चन कि इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है और किस कदर रहती है। तो हम्म, यस, हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव में तो हम कह सकते हैं कि यस यू शुड हैव सम इम्यूनिटी, बट हाउ लॉन्ग, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, हू नोज़? ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा जब मोर अब रिसर्च आगे, होगी आगे इसमें। इस इसके रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास बड़ा थोड़ा टाइम है, कि क्या ये अब यूके के अंदर वाइडली अवेलेबल है, और क्या जीपीज हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि आप करवा लें ये टेस्ट? मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइम पे हो रही है, और जैसे कि हमारे इलाके में अभी 29 तारीख से 29 से स्टार्ट हो रही है फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक बट है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइम पे हो रही है। आई थिंक हेल्थ केयर वर्कर्स की पहले होगी, उसके बाद फिर जाके दूसरे लोगों की होगी। प्राइवेटली लोग भी अक्सर करा रहे हैं, ठीक तो है। प्राइवेटली तो आप किसी को भी करा सकते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइम पे, लेकिन NHS वर्कर्स की पहले होगी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी पहले होगी। उनकी पहली होगी। चलिए सर, थैंक यू प्रोग्राम में शिरकत करने का। इंशाल्लाह ताला आज ये मैं फिर कहूँगा, आपका जो जितना भी प्रोग्राम है वो सदका जारी है, और जो इसको सुनेगा और आगे फैलाएगा, ये उसके लिए भी सदका जारी है, ताकि लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन इस वक्त मिले। आपका सर प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह Hafiz. For my listeners, inshallah ताला next week we will come again. Again मैं फिर कोरोना वायरस के टॉपिक के साथ लाजमी आऊँगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है, बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे, और उसके साथ के साथ जो भी नई डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी डिस्कस होंगे। टिल नेक्स्ट वीक, अस्सलामु अलैकुम।